नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 76वीं कड़ी में आपसे मैं आज बातचीत कर रहा हूं। और जैसा कि पिछले कड़ी में आप देख रहे हैं कि किसी न किसी राज्य में जो ग्राम पंचायतें हैं उसका और उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों की हम तुलनात्मक चर्चा कर रहे हैं कि उन प्रदेशों में कैसा है और उत्तर प्रदेश में कैसा है। आज हम राजस्थान सरकार की बात करेंगे कि राजस्थान राज्य में ग्राम पंचायती व्यवस्था कैसी है और उसका तुलनात्मक उत्तर प्रदेश के मुकाबले में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में क्या फ़र्क है, वहाँ क्या विशेष बात है। तो बाकी तो करीब करीब देखिए, चूँकि ये कि संवैधानिक व्यवस्था है, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो मूलभूत रूप से तो वही व्यवस्था चलेगी चाहे कोई राज्य हो, क्योंकि संविधान में व्यवस्था है और उसी के संविधान के जो 73वां संशोधन है उसी के अनुरूप राज्य सरकारों ने अपने अपने कानून बनाए। लेकिन फिर भी अपने अपने राज्यों के हिसाब से उन्होंने थोड़े बहुत संशोधन किए, क्योंकि पहले भी जो हर राज्यों में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था चल रही थी तो उन्होंने कोशिश किया कि जो संविधान की व्यवस्था है उसको समाहित करते हुए अपने राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं और संविधान व्यवस्था को मिला के कुछ किया जाए। तो कुछ राज्यों ने तो काफ़ी बदलाव किया, लेकिन कुछ राज्यों ने बहुत कम बदलाव किया। राजस्थान राज्य में कोई विशेष अंतर नहीं है। उत्तर प्रदेश में जैसा व्यवस्था है करीब करीब लगभग वही व्यवस्था है, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में उन्होंने बदलाव किया कर रखा है और वो बदलाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो आप जान लीजिए कि उन्होंने क्या कर रखा है कि एक ही कानून बनाया है और उसका नाम है कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994। तो उन्होंने 1994 में पंचायत राज अधिनियम उन्होंने राजस्थान में बना रखा। तो 1994 से उनका चल रहा है। उसमें जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में है कि ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो इसके लिए ग्राम पंचायत के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 है, लेकिन राजस्थान में उन्होंने तीनों को एक ही अधिनियम में रखा है। तो जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है, उसमें उन्होंने तीनों स्तर का, ग्राम स्तर का ग्राम पंचायत और प्रदेश ब्लॉक स्तर का जो उन्होंने लिखा है उसको उन्होंने नाम दिया है कि पंचायत समिति, और जिले को उन्होंने नाम दिया है जिला परिषद। तो उत्तर प्रदेश में तो दूसरा है, यहाँ की क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत है और ग्राम पंचायत है। तो उत्तर प्रदेश की तो से थोड़ा ये नाम में उन्होंने बदलाव कर रखा है। तो पंचायत ब्लॉक स्तर को उन्होंने पंचायत समिति का नाम दिया है, और जो ग्राम का जो प्रधान है, जिसको कि हमारे यहाँ प्रधान कहा जाता है, वहाँ उसको उन्होंने सरपंच कहा है, और उप सरपंच, सरपंच ग्राम स्तर पर, सरपंच, उप सरपंच, और उसके बाद जो सदस्य होते हैं उनको वार्ड सदस्य उनको बना रखा है, और पंच जो चुन के आते हैं वार्ड सदस्यों को वो पंच कहते हैं। तो एक तरह सरपंच और उप सरपंच और जो वार्डों से चुन के आते हैं उनको पंच, और बाकी जो पंचायत समिति के जो उन्होंने बना रखा है प्रदेश स्तर में, वहाँ उन्होंने क्या कर रखा है कि ये व्यवस्था बनाई है कि जो प्रधान वहाँ ना, यहाँ ब्लॉक प्रमुख उत्तर प्रदेश में है, वहाँ ब्लॉक प्रमुख नहीं है बल्कि वहाँ प्रधान है। उनका नाम दिया प्रधान और उप प्रधान, और बाकी उनके जो पंचायत समिति के सदस्य का नाम उन्होंने दे रखा है। तो ये अंतर है। और बाकी जिला पंचायत है यहाँ उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जिला परिषद का नाम दे रखा है। तो ये संरचना में अंतर है। दूसरा अंतर ये कर रखा है कि इन्होंने वहाँ 3000 पे आबादी पे से लेके 3000 नहीं, वहाँ करीब 4000 से लेके 6500 की आबादी को ग्राम पंचायतें उन्होंने घोषित किया है। जबकि उत्तर प्रदेश में कम से कम 2000, लेकिन उन्होंने कम से कम 3000 और अधिक से अधिक उन्होंने 6500 की आबादी को उन्होंने घोषित कर रखा है ग्राम पंचायत। तो ये अंतर है। उन्होंने कम से कम रखा है कि 9 वार्ड के सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत के जो वार्ड हैं उनमें एक एक वार्ड से मिला दिया जाए तो 9 सदस्य होंगे।
लेकिन ये कर रखा कि 3,000 पर से ऊपर अगर पॉपुलेशन है तो हर 1,000 पे एक सदस्य या जरूरत पड़ने पर 2 सदस्य बढ़ सकते हैं। तो इस तरह ये उन्होंने, जबकि उत्तर प्रदेश में कम से कम 2,000 है और उस पर 7 वार्ड के सदस्य हैं। नहीं, यहाँ भी 9 ही है, 9, 11, 13, 15 यहाँ भी है। तो इस तरह से ये व्यवस्था वार्ड के सदस्यों में। सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि एक बहुत बड़ा बदलाव वहाँ राजस्थान में देखने को मिला कि वहाँ वार्ड सभा भी उन्होंने एक बना रखा है। जैसे पूरे गांव के सभा को तो ग्राम सभा बताते हैं, और जो ग्राम पंचायत होती है वैसे ही जैसे यहाँ की ग्राम पंचायत है कि जो हर वार्ड से एक एक सदस्य चुन के आएंगे और प्रधान और उप प्रधान और वार्ड के सदस्य मिलके एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। वहाँ भी यही व्यवस्था है कि हर वार्ड चुन के आएंगे। लेकिन इन्होंने वार्ड सभा की भी व्यवस्था की है। ये वार्ड सभा मैंने अभी तक जिन राज्यों के बारे में आपसे चर्चा की है उसमें मुझे ये कहीं देखने को नहीं मिला कि वार्ड सभा भी कहीं है कि वार्ड सभा को भी कोई अधिकार है और उनकी अलग से कोई पहचान दी गई है। लेकिन वार्ड सभाओं को भी एक पहचान राजस्थान में दी गई है। अब उसको थोड़ा वार्ड सभा का समझ लीजिए क्या है कि जैसे एक वार्ड है तो वार्ड में एक वार्ड का सदस्य बन जाएगा जिसको पंच बोले जाएंगे। जैसे राजस्थान की बात लें तो एक वार्ड में जितने उस वार्ड में जितने लोग हैं वही लोग चुनते हैं अपना वार्ड की सभा को। उस वार्ड के वो व्यवस्था सब जगह है। लेकिन उन लोगों को भी दिया गया है कि वार्ड सभा अपने वार्ड के संबंधित जो बहुत सारे अधिकार उनको दिए गए हैं तो उसके मामले में वो प्रस्ताव पारित करके और वो भेज सकते हैं ग्राम सभा को भी, और ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है उसको भी, और जिला पंचायत को भी, वो जिला परिषद को भी, और अधिकारियों को भेज सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो एक नई व्यवस्था है कि उनको भी एक ये बात का अधिकार दिया गया है कि अपनी समस्याओं के संबंध में वो उस वार्ड में खुद निर्णय लें। एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मान लीजिए बहुत ज़्यादा आबादी 5,000 की आबादी गांव में है, उनके यहाँ 6500 की आबादी है। अब 6500 की आबादी बहुत बड़ी आबादी हो जाती है, और अगर गांव बहुत लंबा चौड़ा गांव है तो वार्ड की जरूरतें, और इतने हर वार्ड की कोई ज़रूरत नहीं कि एक ही जैसी ज़रूरत सबको हो। और फिर राजस्थान में कुछ रेगिस्तानी एरिया भी है और गांव भी बहुत दूर दूर तक हैं, तो उनकी ज़रूरतें अलग अलग हैं। तो इसलिए उनके वार्ड को उन्होंने जो बना रखा है कि बहुत जरूर कहीं न कहीं पानी की व्यवस्था होगी, किसी में पानी की व्यवस्था नहीं होगी। तो वो पानी की समस्या हर जगह कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जैसी हो। अलग अलग पानी की समस्या अलग अलग होगी, अलग अलग पशुपालन की समस्या अलग होगी, अलग अलग पर्यावरण की समस्या होगी, और अलग अलग सड़कों की समस्या अलग अलग होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस वार्ड के अपनी अलग अलग जो समस्या है उसके संबंध में वो निर्णय लेंगे वार्ड के सभा वाले, और वार्ड सभा का जो निर्णय होगा ये ग्राम सभा के सामने वहाँ के रखा जाएगा, और ग्राम सभा उस वार्ड के जो प्रस्ताव हैं उस पर विचार करके ही ग्राम सभा अंतिम रूप से उस पर, जब पूरे गांव के जब योजना बनाई जाएगी तो उस पर ग्राम सभा का विचार करे। तो ये एक व्यवस्था में एक नई व्यवस्था आपको राजस्थान में दिया गया है। मैं समझता हूँ कि जो जहाँ भी ग्राम पंचायतें बड़े स्तर पर हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था का पालन करीब इस तरह ऐसी जैसी व्यवस्था अगर लागू हो जाए तो और भी जो लोकतंत्र का ये है ना कि बिल्कुल आखिरी आदमी तक कोई भी भागीदारी हो अपने मामले में, तो ये और भी आपके नज़दीक पहुंच रहा है। क्योंकि वार्ड के लोग मान लीजिए एक वार्ड में अगर 20, 25, 30 घर, 50 घर होंगे तो वो लोग भी बैठ के अपने बारे में निर्णय लेंगे, एक एक आदमी की भागीदारी होगी। तो एक बहुत सुंदर ये व्यवस्था हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो ये निहायत ही ये बहुत सुंदर व्यवस्था है कि क्योंकि सबको मौका वहाँ अच्छी तरह से मिल रहा है। तो ये व्यवस्था आपने वार्ड स्तर का देखा। अब इस और मामलों में जो राजस्थान में जो अंतर है वो ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश में भी है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ आप ला सकते हैं, और वहाँ भी उत्तर प्रदेश में जैसे है कि
राज्य सरकार जब चाहे तो इन विधानसभाओं का खंडित कर सकती है, और वहाँ भी है सस्पेंड कर सकती है, वहाँ को बर्खास्त कर सकती है। वहाँ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन है। उत्तर प्रदेश की जैसे ही है कि 2 साल के पहले नहीं लाएंगे, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो भी आएगा 2 साल के बाद आएगा। वहाँ कर्मचारियों को नियुक्ति में वहाँ ग्राम सेवक बोले जाते हैं। जो पंचायत ग्राम का सचिव है उसको ग्राम पंचायत के जो सचिव है उसको ग्राम सेवक बोलते हैं, और वो उनको वो रख सकता है। लेकिन एक व्यवस्था वहाँ और दे रखी है कि चाहे तो वो अपने ज़रूरत के अनुरूप कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं, और उन कर्मचारियों को नियुक्ति करेंगे तो उनको ये है कि पंचायत समिति क्या उनको अनुमति ले रहा है, मतलब ब्लॉक स्तर की जो समिति है उसका अनुमोदन लेना पड़ेगा। तो ये क्या मतलब ब्लॉक समिति का अनुमोदन लेने का मतलब यह है कि जो बीडीओ है, जो वही क्षेत्र ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं, उनके अनुमति के लेके आप, चाहे वो पंचायत के में हो या डेवलपमेंट में हो, उनकी अनुमति लेके आप अपने उनके नियुक्तियों को कर्मचारी की जरूरत है उतनी नियुक्ति ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने मन से जो चाहे नियुक्त कर सकते हैं। ये अब अधिकारों पर आ जाइए। जो वहाँ भी राजस्थान में जो अधिकार दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश में जो अधिकार दिए गए हैं, इसमें भिन्नता है। जैसा मैं और समिति में बताएं, क्योंकि कहीं कहीं तो ग्राम पूरा जो अधिकार जो संविधान के वो 29 विभाग हैं, जो संविधान ने अनुसूची 11 में दे रखे हैं 29 विभाग, उन विभागों का अलावा भी कुछ विभाग लोगों ने और गांव पंचायतों को दिए गए। लेकिन उस 29 विभागों को कुछ राज्यों ने ग्राम पंचायत को दिया है और कुछ राज्यों ने ग्राम सभाओं को दिया है। ये अंतर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब ग्राम सभा में अगर कोई अधिकार दिया गया है तो पहले वो मामले ग्राम पंचायत में रखे जाएंगे और उस बात ग्राम सभा में रखे जाएंगे, और वो ग्राम सभा उस प्रस्ताव को अनुमोदित करेगा तो वो ग्राम पंचायत उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन जहाँ केवल ग्राम पंचायत को सीधे अधिकार मिला हुआ है तो वहाँ ग्राम पंचायत उन अधिकारों को प्रयोग करेगा, और जब ग्राम सभाओं की मीटिंग होगी, जब ग्राम सभा की मीटिंग होगी तो उनके सामने लेके उनके सामने रख देगा, उसको अनुमोदित करा देगा कि ये हमने काम किया, ये इसमें ये काम किया। तो राजस्थान में भी ये अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है, ग्राम पंचायत को नहीं दिया गया। और ग्राम सभा को बहुत सारे अधिकार पूरे के पूरे दिए गए। कुछ अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए गए, और मैंने कहा कुछ अधिकार ग्राम वार्ड सभाओं को दिए गए। तो राजस्थान में हर स्तर पर जितने हैं वो अधिकार दिए गए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान में समितियों के मामले में राजस्थान में ग्राम पंचायतों को बहुत अधिकार दिया गया है कि बहुत सारी वो समितियां बना सकते हैं। और उन्होंने ऐसा किया है कि जितने 29 विभाग हैं जो संविधान के, उनको 3-3, 4-4 विभागों को लेकर उन्होंने करीब कई समितियां उन्होंने बना रखी हैं, और करीब 8-10 समितियां उन्होंने बना रखी हैं। और इसके अलावा भी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ग्राम सभा और अपनी स्टैंडिंग कमेटी मतलब अन्य भी कमेटी हो अपने आवश्यकता अनुसार बना सकती है। तो इस मामले में ग्राम समितियों को भी उन्होंने एक व्यवस्था, काफ़ी विस्तार और विस्तृत व्यवस्था दी है। और इस ग्राम समिति में 5 लोगों का व्यवस्था रखा है कि 5 लोग इस एक ग्राम समिति में रखे जाएंगे, और ये समितियां जो निर्णय लेंगी वो ग्राम पंचायत में रखा जाएगा, ग्राम सभा में रखा जाएगा, उनसे निर्देश के हिसाब से ये समितियां काम करेंगी। तो और लेकिन ये ग्राम समिति में भी वही लोगों को रखा है जो वार्ड के सदस्य चुन के जाते हैं, और वही रहेंगे, ये व्यवस्था करेंगे। तो इसका जैसे वार्ड में मान ली 9-11 वार्ड के सदस्य चुन लिए गए, तो 11 में से जितनी भी समितियां बनानी है इन्हीं में समितियां बनाएंगे। तो ये जो वो समितियों का है। लेकिन जैसे मैं कहता कि वहाँ भी कोई ऐसा नहीं है कि समितियों के अलावा कोई पूरे निर्णयों को संपादन करने के लिए 29 विभाग कोई बनाया हो उन्होंने, और हर विभाग के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई हो कि ये लोग कार्य करेंगे। तो किसी भी अभी तक मैंने जितने भी व्यवस्थाएं देखी हैं, ये जितना भी यही चुने हुए प्रतिनिधि व्यवस्था करते हैं, उस कार्य को क्रियान्वित करने के लिए क्या तरीका है वो किसी भी राज्य में नहीं है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, तो आपने वहाँ जैसे राज्य सरकार को मान लीजिए कि यहाँ आपने अधिकार दे रखा है कि राज्य सरकार में विधानसभा है, मंत्रिमंडल है, लेकिन हर मंत्रिमंडल के एक मंत्री हैं, और मंत्रियों के अधीन एक विभाग है करीब, और उन विभाग में
IAS PCS अधिकारी हैं वो उस व्यवस्था को चलाते हैं। ऐसी व्यवस्था आपने किसी भी ग्राम सभा में नहीं दी है, एक बहुत बड़ी कमी है। ये सीमित भी एक तरह से समितियों का भी काम वही है जो ग्राम पंचायत का। अब 9 आदमी को जब आप चुने ही हैं तो 9 आदमी के 10 समिति बना दीजिए, वही आदमी इस कमेटी में, उस समिति में, उस समिति, उस समिति, तो उससे कोई ये एक मतलब बड़ा और व्यवहारिक और बेमतलब का है। पता नहीं ये किसकी ये सोच है। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि बिल्कुल अव्यवहारिक और निरर्थक है। बल्कि इसमें आप हर विभाग में लेते हैं, गाँव से लोगों को लेके और उसको रखते उनका, तो उनकी अधिक से अधिक गांव में 100-150 लोगों को एक भागीदारी होती है इस व्यवस्था को चलाने में, और उनको उसके उन कामों को चलाने के सीखते, जानकारी होती, ज्ञान होता है, फिर वो गांव को विकास में अपना योगदान करते हैं। तो वही 9 आदमी चुन के आ गए हैं, उनका कोई रुचि रहती नहीं है, और जब रुचि नहीं रहती है तो जो ग्राम प्रधान रहता है वही अपना ग्राम सेवक के और अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत को चलाता है। और इसीलिए ग्राम पंचायत एक तरह से बिल्कुल वही राज्य सरकार के विभाग के रूप में चलती है, और है भी। जैसा कि उत्तर राजस्थान में भी यही है कि जो भी उनको अधिकार दिए गए हैं उसमें भी यही व्यवस्था की गई है कि ये जो समस्त अधिकार हैं जो ग्राम पंचायतों को या गांव सभा को या वार्ड के सभा को दिया गया, ये सब राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन होंगे। लेकिन एक बात है कि उन्होंने ये कहा कि ये सभी जो संस्थाएं, एक बात तो कह दी है अपने कानून, उन्होंने अपने अधिनियम में, कि ये जो ग्राम पंचायत है या क्षेत्र समिति है, क्षेत्र पंचायत समिति है या जिला परिषद है, ये सब इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट होंगे। मतलब सेल्फ गवर्नमेंट तो कह दिया, लेकिन लगा दिया कि नहीं, ये सब जो है राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन होंगे। तो बिल्कुल वही हाल है कि बना तो अधिकार कागज पर तो दे दिया, कागजी घोड़े बना दिया, लेकिन होगा वही जो राज्य सरकार के अधिकारी समय समय पर निर्देशित करेंगे, वैसे ही काम होगा। बाकी उनको अधिकार वही है, टैक्स का भी इनको अधिकार है, टैक्स का लगाने का अधिकार है, दंड देने का भी अधिकार है अगर नियमों का कोई उल्लंघन होता है, और वो बहुत सारे अधिकार है, जैसे बिना अनुमति के आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें अधिकार जो दिए गए हैं वो व्यवहारिक रूप से कहीं भी आपको वो होते हुए नहीं दिखते, और व्यवहारिक रूप से हर जगह यही है कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वो बताते हैं कि ये योजना करिए, और उसकी पहले योजना बताते हैं, उसको करना है, और उसके लिए जो औपचारिकताएं होती हैं कागज पे वो पूरी करा ली जाती हैं। इस सिस्टम को, पूरे इस पंचायती सिस्टम को इस तरह चलाया जाएगा कि एक व्यवस्था मैंने दे दी, हमने दे दी कि आपको कुआं बनाना है, अब कुआं बनाने में इतना पैसा आएगा, अब ये मैंने बता दिया इतना पैसा मिले, अब कैसे क्या कहाँ कुआं बनेगा, ये कहाँ बनना चाहिए, ये सारी बातें व्यवस्था है, सब लोग वो बताएंगे। लेकिन कुछ नहीं, अपना आएंगे, प्रधान जी जाएंगे, प्रधान जी अपना कहेंगे कि हाँ ठीक है, वो अधिकारी कहेगा प्रस्ताव करा लीजिए, प्रधान 4 लोगों को बुलाएंगे, दस्तखत करा देंगे, कागज का पेट भर जाएगा, पहुंच जाएगा, वहाँ बन जाएगा। कौन एजेंसी बनानी है इसका भी तय कर लेंगे प्रधान जी और अधिकारी, और ये सब उसी तरह से आपस में मिलजुल के ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आपने देखा कि ये जो सिस्टम को जो चलाने का जो सिस्टम है, चाहे वो राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्यों का हो, वो करीब करीब लगभग एक जैसा है। ये थोड़े थोड़े से जो मैंने अंतर बताया, इन अंतरों से कोई ये समझिए कि कोई बड़ा व्यवस्था में कोई नई बात आ गई हो, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता। अब ये राजस्थान में कुछ चूँकि राजस्थान का एक बड़ा पारंपरिक राज्य है, वहाँ राजा महाराजाओं का प्रदेश रहा है, वहाँ एक पुरानी व्यवस्था भी हर जगह चलती आ रही है, और इसलिए वहाँ जरूरी था कि वहाँ ग्राम पंचायतों को अगर आप सशक्त करते और उनको अपने ढंग से काम करने देते, तो वो राजस्थान के जो अपनी एक अपना एक स्वरूप है उनकी, आप देखें राजस्थान में लोगों का अपना वेशभूषा, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका रहन, अपना तौर तरीका, तो उस ढंग से वो विकसित करते ना अपने को। यही मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक आप ग्राम पंचायतों को अपने ढंग से अपनी सारी व्यवस्था चलाने का अधिकार नहीं देंगे, तो वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी जो उनकी एक वो क्रिएटिविटी, मतलब उनकी जो सोच है और जो उनके अपने विचार हैं, उनका एक झलक, और ये उनकी अपना पुरानी से पुरानी संस्कृति, उनके सदाचार,
उनकी नैतिकता, ये जो चीज़ें हैं वो एक तरह से धीरे धीरे वो विकसित करते। अब ऊपर से सारी चीज़ें कर देने से ये इन चीज़ों पर उनका ध्यान जाता भी नहीं। अगर ध्यान जाता भी है तो ऐसा कोई संसाधन उनके पास नहीं है जिससे कि उसको कर सके। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर सभी अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम दिवस मनाने का कोई व्यवस्था नहीं की है। अब मैं क्यों ग्राम दिवस को बहुत बार बार जोर देता हूँ, मैं लगातार इस बात करता हूँ कि मान लीजिए अगर एक गांव, हर ग्राम पंचायत अपना एक ग्राम दिवस बनाए, तो ग्राम दिवस पे क्या होता है कि उस गांव में जो भी प्रतिभाएं हैं, जो कोई म्यूजिक में है, कोई खेल में है, कोई किसी कलाकारी में है, कोई तमाम तरह से चीज़ें गांव में होती रहती हैं। अगर आप पता करेंगे तो आपको अगर बढ़ावा देंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिसका कि ज्ञान ही नहीं है। कोई वाद्य यंत्रों में है, लेकिन वो उनसे कोई, चूँकि गांव में लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो लोग वहाँ गांव छोड़ छोड़ के अपने गुणों को शहरों में या बाहर जाके प्रदर्शित करते हैं। वहाँ गांव में धरे अगर गांव दिवस मनता तो ये सारे के सारे लोग अपनी प्रतिभा को एक गांव दिवस के दिन दिखाने के लिए अपने साल भर तैयारी करते, उनको गांव वाले उनको पुरस्कार देते और उनको इंसेंटिव देते कि भाई ये इसमें ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको ग्राम पंचायत कुछ आर्थिक सहयोग दें ताकि ये अपना और विकसित कर दें। और फिर उनको बाहर जाने के लिए, शहर में जाने के लिए या अन्य कहीं जाने के लिए उनको किराया भाड़ा देते और वो जाके वहाँ जाते बाहर, या कहीं उनको ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ती है अपने गुरुओं के पास जाने के लिए, तो उस तरह की व्यवस्था वो अपने यहाँ करते, पैसा देते और उस तरह की व्यवस्था, या बुला के वहाँ प्रशिक्षित करते अपने तमाम कलाओं के, खेल, मैंने सबकी बात कर रहा हूँ, केवल एक म्यूजिक की बात नहीं कर रहा। तो ये उनके दिमाग में रहता है कि हमें अपने इन चीज़ों को विकसित करना है, तो वो वहाँ वो विकसित करते। और इससे दूसरा फायदा ये होता कि गांव में लोग, देखिए हर गांव से खास करके कुछ ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनके लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बन गए हैं, विदेशों में जाके रह रहे हैं। वहाँ वो बहुत तरह के उनकी आर्थिक आय बहुत दुगनी चौगुनी और 10 गुनी तक आय बहुत बढ़ चुकी है, बहुत करोड़ों में कमाते हैं। ऐसे लोग गांव पंचायतों में अपने गांव में योगदान भी करना चाहते हैं, तो अब योगदान करें, गांव दिवस के दिन आते, उनका गांव वाले अपना सम्मान करते कि ये मेरे गांव के हैं, देखिए इन्होंने ये उपलब्धि की है, और इनको हम इन तरह से सम्मानित करते हैं। तो उनको लगता है कि मेरा गांव विकसित हो रहा है, मेरे गांव वाले सम्मानित करें, और फिर वो प्रेरणा के केंद्र भी बनते। वो लोग गांव के लिए अपना बनते कि भाई ये देखिए मेरे गांव की ये हाकिम में, इस गांव में सामान्य व्यक्ति थे और वहाँ देखिए इतने आगे बढ़ गए। तो बहुत सारे लोग उसी तरह से उनके जैसे बनने की कोशिश करते और गांव के लोगों में प्रतिभा का विकास होता है और दूर दूर तक जाके लोग अपना गांव का भी योगदान करते और समाज में भी योगदान करते। तो ये इसका अवसर बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि कभी ऐसा अवसर गांव में है नहीं कि गांव के लोग सबको आमंत्रित करें और सब लोग जुटे। ऐसा कोई अवसर तो गांव में आता ही नहीं है कि सारे लोग जुटे। एक और चीज़ होती कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है और सब ये वेबसाइट बन रही है, वेबसाइट पर सबके सारे लोग बन रहे हैं उनके, तो गांव वाले, हर गांव वाले अपना एक वेबसाइट बनाते और उसमें गांव के जितने लोग हैं उन सारे लोगों के बारे में एक विवरण लिखते हैं। तो ये भी मालूम होता है कि इस गांव का आदमी कहाँ गया, उसके किस देश में है, क्या कर रहे हैं, कैसे है। मान लीजिए कभी किसी को कोई कठिनाई होती तो उनको मेल कर देता है कि साहब इस तरह का अगर आप किसी स्तर से सहयोग कर सकते हैं गाँव के लोगों को, तो गाँव के लोग सहयोग कर देते। तो ये जो इसका उद्देश्य था कि ये भागीदारी का जो गाँव में एक है कि गांव के लोगों का गांव में पूर्ण रूप से भागीदारी। देखिए गांव के, ये मेरा गांव को इतना सशक्त बनाने का मेरा जो कारण है ये है कि केवल वोट देने का अधिकार आपको नहीं है। लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा एक भ्रम बना दिया गया है कि लोगों का काम वोट दे के सरकार बनाना है, लोगों का काम वोट दे के राज्य सरकार बनाना है, केंद्र सरकार बनाना है। लेकिन गांव में वोट देके केवल लोग प्रधान नहीं बनाना है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल चुनने का वोट देके बनाना है,
लेकिन गांव की जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें ये ऐसी व्यवस्था है कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति का व्यवस्था चलाने में भागीदारी हो। इसको बहुत समझने की कोशिश करिए। एक एक व्यक्ति का व्यवस्था चलाने में भागीदारी, केवल वोट देने का मतलब ये डेमोक्रेसी में, अगर आप कहिए कि डेमोक्रेसी में सभी को बराबर का अधिकार वोट देने का है, तो ये पूरी बात नहीं हुई, ये तो उसका एक पक्ष हुआ। डेमोक्रेसी में निचले स्तर तक जहाँ की आपका जीवन सीधे प्रभावित होता है, उसमें आपको उस व्यवस्था को चलाने का अधिकार है। और ये तभी पूरा हो सकता है जबकि ग्राम पंचायतों को पूरा का पूरा अधिकार देके उनको आप निर्णय लेने का और अपने कार्यक्रमों को चलाने का अधिकार मिलेगा। इस लोकतंत्र के इस पहलू को ये राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक लोगों ने खत्म कर दिया, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पर कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का चुनाव है होता नहीं। तो राजनीतिक पार्टियों का रुचि इसमें है कि हमारी राजनीतिक पार्टियों को अधिक से अधिक प्रतिनिधि हमारे चुन के आ जाएं और हम राज्य की सत्ता हमारे हाथ में ले लें, और सत्ता हाथ में लेके गांव तक के जितने संसाधन है उस पर हम अपना कब्जा जमा लें, और उन संसाधनों पर कब्जा जमा के अपने ठाठ से अपना रहें, साहब ने व्यवस्था जनाए और राजा रहें। हमारी एक पुरानी बात है कि राजा रंग एक समान, तो राजा रंग जो है रंग समान, ये लोकतंत्र में कहा जाता है। भाई ये लोकतंत्र का मतलब राजा और रंग सब एक समान। तो राजा और रंग एक समान तभी तो होगा ना कि कोई राजा का जो अधिकार है वही अधिकार रंग का भी हो। यानी कि जो गांव में जिनको हमने चुना है उनका अधिकार और मेरा अधिकार एक साथ हो। यानी कि ग्राम प्रधान और गांव के एक एक व्यक्ति जब बैठ के किसी मामले में निर्णय लेगा तब गांव में कोई व्यवस्था स्थापित की जाएगी, ये अधिकार है। तो इसमें तो एक एक आदमी से तो होगा ना। अभी मैं एक गांव में गया था आजमगढ़ में, तो एक व्यक्ति को मैं इसी ग्राम सरकार के बारे में चर्चा कर रहा था, तो एक व्यक्ति को मैंने बुलाया और उनसे मैंने पूछा, उस बैठे थे उसी सभा में, हमने पूछा ये बताइए कि ये आपको उम्र क्या है? उन्होंने कहा मेरी उम्र 65 साल। हमने कहा इस 65 साल की उम्र में आपसे कभी भी कोई किसी ने पूछा कि इस गांव में हैंडपाइप कहाँ लगना चाहिए? कभी किसी ने पूछा कि सोलर लाइट कहाँ लगना चाहिए? कभी किसी ने आपसे पूछा कि कुएं में सफाई कब होना चाहिए? कभी किसी ने आप बोला कि चक रोड के जो चक रोड गांव में है उस चक रोड पे लोग कटाई कर ले रहे हैं, उससे आपको खेत के कोई नुकसान तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या किसी ने आपसे पूछा कि इतने पेड़ में लगाने में आपने भी कोई से किसी ने कहा कि आप भी पेड़ लगाइए? उन्होंने कहा था आज तक 65 साल की उम्र हो गई, मुझे कभी किसी ने हमसे कभी कुछ पूछा ही नहीं कि इस गांव के बारे में आप क्या राय रखते हैं, क्या ये समझ रखते हैं। तो फिर ये कौन सी ये तो पूरा का पूरा संवैधानिक मंशा को आपने खिल्ली उड़ा रहे हैं ना। संवैधानिक मंशा ये था कि एक एक व्यक्ति की सीधे भागीदारी सत्ता के संचालन में। गांव की सत्ता यही है कि ग्राम सभा की बैठक होगी, उसमें हर चीज बात रखा जाएगा, सबसे राय लिया जाएगा और फिर वो राय जो निर्णय होगा उसी से। अगर गांव सभा में किसी ने कहा कि ये सोलर लाइट यहाँ नहीं यहाँ लगना चाहिए, बहस होगा, बहस होने के बाद बहुमत से जो जहाँ बात है, लेकिन कम से कम उसकी राय तो ली गई ना। उसने कहा, होता है कि उसके बाद जो उसने कहा तो वो बात लोगों को अच्छी लगे तो सोलर लाइट कहीं और लग गया, तो उसको लगेगा देखिए मेरी राय से लोगों ने मान लिया यहाँ सोलर लाइट लग गई। तो ये सत्ता का संचालन, ये लोकतंत्र का मतलब ये है। और इसीलिए संविधान के निर्माताओं ने ग्राम पंचायतों को ये अधिकार दिया है कि हर व्यक्ति को उस व्यवस्था में चलाने का अधिकार हो। वहाँ ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसमें कि चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और वो अपना मनमानी करते हैं और अपने ढंग से चलाते हैं। आपसे पूछने तो आते नहीं, कोई विधायक ये लोकसभा विधानसभा में या लोकसभा में कोई कानून पास होने होता है तो क्या कोई विधायक और एमपी आपके गांव में आकर पूछता है कि ये कानून है और इस पर मेरा क्या विचार होना चाहिए, क्या बहस होना चाहिए? कोई पूछता है क्या? कभी नहीं पूछता। वो तो ये समझे आपने एक बार चुन दिया उसको तो वो वहाँ का राजा हो गया, जो मर्जी जिससे मिलना, जिस पार्टी में जाना, जिस पार्टी की दलाली करना, जिस पार्टी से पैसा लेके वोट देना, जिस पार्टी को मतलब वो उसका एक अलग अधिकार हो जाता है, वो आपसे कोई मतलब ही नहीं रखता
और मनमानी अपने ढंग के सारे कदम उठाता है। तो वो एक आपकी खिल्ली उड़ाता है, माहौल उड़ाता है, आपसे वो खींच लिया, अधिकार ले लिया और उस अधिकार का दुरुपयोग करता है। वही आपका प्रतिनिधि करता है, वही मुख्यमंत्री करता है, वही प्रधानमंत्री करता है। एक बार आपने अधिकार दे दिया, फिर 5 साल के लिए आपकी वो 5 साल को आपका ठेंगा दिखाता रहता है कि जाओ क्या कर लोगे आप, जो कि 5 साल बाद फिर चुनाव आएगा देखिए। लेकिन संविधान में उन्होंने कहा कि ठीक है, ऊपर के स्तर पर ऐसा अगर हो भी रहा है, लेकिन निचले स्तर पर हम ऐसा नहीं होने दें। और उन्होंने कहा कि गांव के लोगों के स्तर पर हम सारा का सारा अधिकार देंगे गांव के एक एक व्यक्ति को। गांव सभा, जैसे मैंने कहा कि ग्राम सभा में एक एक व्यक्ति शामिल है, तो ग्राम सभा का पूरा अधिकार देंगे। वो लोग जो चाहेंगे उस हिसाब से ग्राम पंचायत चलेगी। तो ये जब भागीदारी जो सत्ता की भागीदारी कहिए या व्यवस्था चलाने की भागीदारी करिए या कहिए निर्णय लेने की भागीदारी करिए, एक एक व्यक्ति को गांव के लोगों को दिया गया है। और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इसी चीज को मैं लाना चाहता हूँ। बार बार ग्राम सरकार बनाने के बाद मैं जो इतना जोर दे के आप लोगों को बार बार इसीलिए समझा रहा हूँ कि असली लोकतंत्र उस दिन आ जाएगा जबकि गांव के एक एक आदमी, चाहे वो राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, सबसे अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, वो अनुसूचित जात का हो, ब्राह्मण जात का हो, क्षत्रिय जात का हो, यादव जात का हो, सब मिलके उस मांग को निर्णय लेंगे। और इसे तो सबसे बड़ा फायदा होगा कि जब सब मिलके निर्णय लेंगे तो ये जो जाति का जहर जो गांव-गांव में राजनीतिक पार्टियों ने अपने फायदे के लिए जो फैला रखा है, गांव को बांट रखा है अपने वोट के लिए, क्योंकि उनको तो किसी तरह चुन के जाना है और वहाँ सत्ता भोग करना है। लेकिन गांव में ये बात नहीं है, गांव में चुन के नहीं जाना है, गांव में तो व्यवस्था को चलाना है। तो जब आपस में बताइए हर जात के लोग बैठ के तय करेंगे, उसमें यादव भी हों, ब्राह्मण भी हों, दलित भी हों, मुसलमान भी हो, महिला भी हो, कि भाई ये नल यहाँ लगेगा, तो उनको सभी को लगेगा ना कि ये नल तो हमारे साथ, तो हम लोग तो भाई जातिवाद के नाते तो नल लग नहीं रहा। यहाँ तो हम लोगों ने निर्णय लिया अपने गांव के हित में, अपने हित में कि भाई यहाँ नल लगना चाहिए। तो उनके अंदर ये भेद ही नहीं रहा। अब आप समझते हैं गांव में भावना क्या पैदा कर दिया है कि गांव के लोगों को ये समझा दिया गया कि एक व्यक्ति दूसरे के खिलाफ, मतलब यादव इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहा कि ब्राह्मण लोग आगे बढ़ गए, क्षत्रिय इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहा कि यादव लोग आगे बढ़ गए, दलित इसीलिए नहीं बढ़ पाएगा कि बड़ी जातियां सब उनका हड़प ले रही हैं। तो ये जो भावना है, तो एक दूसरे जातियों के खिलाफ इन राजनीतिक पार्टियों ने लोगों को बता रखा है कि आज भी तरक्की इसलिए नहीं हो रही है कि दूसरी जाति इसको आपका हक ले रहा है, जबकि गांव में कोई किसी का हड़प नहीं रहा। लेकिन ये गांव वाली बात नहीं करेगा, वो राज्य की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, देखिए वो लोग हड़प लिए, वो ज्यादा नौकरी में आ गए, वो ज्यादा पढ़ लिख लिए, उनके लिए ये स्कूल है। अरे भाई गाँव में तो ऐसा है नहीं। गांव में तो वो सारी सुविधाएं हैं जो आपको दी गई है। निर्णय लीजिए कि गांव की क्या क्या सुविधा हमको मिलना चाहिए, तो सारे लोगों को निर्णय लेकर तो ये बात ही खत्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। जातियां ही देश में खत्म नहीं होने, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन ये जातिवाद तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जातियां किसको कौन जात क्या है, क्या फर्क पड़ता है। जब हम बैठ के सभी लोग तय करेंगे कि यहाँ नल लगना है, यहाँ सोलर लाइट लगना है, यहाँ स्कूल खुलना है, स्कूल में मास्टर ये रखने हैं, कर्मचारी ये रखने हैं, जब सब बैठ के निर्णय लेंगे तो फिर कहाँ जातिवाद आ गई। तो ये व्यवस्था इतनी एक सुंदर व्यवस्था है, इतनी सुदृढ़ व्यवस्था है, इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और यही गांव को स्वर्ग बनाएगा। यही गांव को जो स्वर्ग बनाएगा, जो असली भारत जो बनाने की बात हो रही है, जिसमें कि सभी राजा रंग के समान, वो इसी तरह होगा। नहीं तो ये जो भारत बन रहा है ना, ये नकली भारत है। कोई इंडिया बना रहा है, कोई नया भारत बना रहा है, कोई अपने अपने तरीके से भारत का कुछ गणना कर अब एक रूप दे रहा है। असली भारत ये है ना कि जहाँ हम अपने निर्णयों को, अपने हक के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में इतने सशक्त हो जाए कि हम निर्णय लेंगे कि हमें क्या होना। ये असली भारत है, ये असली लोकतंत्र है। और ये इससे हमारे भारत की जब ग्रामीण व्यवस्था में ताकत आएगी, उनका हर चीज पर निर्णय लेने का अधिकार जमेगा, तब ये भारत को, जिसे आप समझते हैं कि भारत एक दुनिया में कुछ बन पाएगा, तब बन पाएगा। अन्यथा तो ये पिछले को भारत ऐसे कुछ 2-4 करोड़ लोग आगे रहेंगे और वही भारत को अपने ढंग से नचाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, कभी मीडिया के माध्यम से, कभी वोट के माध्यम से, कभी नेता के माध्यम से, कभी नेता की छवि चमका के माध्यम से, इसी तरह से आपको बनाते रहें और आप वहीं के वहीं पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी आप गुजरते रहें। ये सब फिर से ध्यान दीजिए। मैं कहता हूँ जितना जल्दी आप ग्राम सरकार को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करेंगे, उतने ही जल्दी अपना कल्याण होगा, गांव का कल्याण होगा और सबसे बड़ा भारत का कल्याण होगा। भारत कल्याण का मतलब भारत दुनिया का एक
सर्वश्रेष्ठ बनने में सक्षम होगा। धन्यवाद साहब।